जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार लॉ इजी बाई रोहित में स्वागत है। आज 12 फरवरी, जैसा कि आपको पता है आज 12 फरवरी है और 12 फरवरी को यूपी पीसीएसजे का प्री का जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंडक्ट हुआ है। अभी टाइम 12 बज रहे हैं। आपका पहला जो एग्ज़ाम 9:30 से 11:30 था, जो जीएस का था। होप करता हूँ बहुत अच्छा गया होगा। आगे भी लॉ का एग्ज़ाम होगा आपका लंच ब्रेक के बाद, तो उसमें आशा करता हूँ, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका वो भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। इसी क्रम में हम 2 चैप्टर एनसीईआरटी 6 क्लास के समाप्त कर चुके हैं। पहला द अर्थ इन द सोलर सिस्टम था, दूसरा ग्लोब था, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आज उसी क्रम में तीसरा चैप्टर हमारा है कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, मतलब मोशन ऑफ द अर्थ। तो आज हम मोशंस ऑफ द अर्थ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 3 है मोशंस ऑफ द अर्थ। देखेंगे कि अर्थ के कौन कौन से मोशंस होते हैं, उन मोशन से क्या क्या चेंजेस अर्थ में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जो पीछे चैप्टर हमने 2 कराए हैं, होप करता हूँ कि वो चैप्टर आपको समझ आए होंगे। और समझ आने का मीन्स खाली आप वीडियो देखने से समझ नहीं आएंगे। मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी प्लीज़ या तो पीडीएफ फॉर्म में, एनसीईआरटी का एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप चाहेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक लगा देंगे। और तीसरी चीज़, या आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं उसकी। प्लीज़ आप एनसीईआरटी को रीड ज़रूर करें। बिना रीड करे खाली वीडियो से समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम तो बहुत इंपॉर्टेंट जो उसमें चीज़ें होती हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, वो लेके आते हैं। लेकिन आप रीडिंग तब तक नहीं करेंगे। रीडिंग करेंगे तो आपको मेंस के आंसर राइटिंग लिखना भी बहुत आसान होगा, क्योंकि उसमें जो वर्ड होते हैं ना, टर्म्स जो यूज़ होते हैं एनसीईआरटी में, वो बहुत ईजी टर्म्स होते हैं, बहुत ईजीली समझ आ जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे के हिसाब से बनाई हुई होती है। आपने देखा होगा यूपीएससी वगैरह का जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड करके हमारे सामने मतलब रिप्रेजेंट करा जाता है कि एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस जीएस जो होता है। तो प्लीज़ आप हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप ले लीजिए, आपके लिए सहूलियत होगी उससे। तो हम देखते हैं रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, मतलब अर्थ के जो मोशंस होते हैं ना, मोशंस ऑफ द अर्थ। यह मैं अर्थ मोशंस क्या होते हैं, अर्थ के मोशंस कौन कौन से मोशंस होते हैं? तो अर्थ के 2 मोशन होते हैं। एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन को हिंदी में कहते हैं घूर्णन, रेवोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं परिक्रमण। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हिंदी वगैरह में हो जाए तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। रोटेशन, रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन से क्या होता है? रोटेशन से परिवर्तन होता है दिन एंड रात। रेवोल्यूशन से मौसमी परिवर्तन, मतलब यहाँ क्या होता है? डे एंड नाइट। यहाँ होता है मौसमी या परिवर्तन, सीजनल चेंजेस। रोटेशन से डे एंड नाइट और रेवोल्यूशन से सीजनल चेंजेस होते हैं। अपने अक्ष पर जो घूमता है, ऑन इट्स एक्सिस, जो जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है उस क्रिया को रोटेशन कहते हैं। जब अर्थ ऑर्बिटल प्लेन पर घूमती है तो उस क्रिया को कहते हैं रेवोल्यूशन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? सन के चारों तरफ जिस पाथ पे, जो एलोंगेटेड पाथ होता है, जिस पाथ पे अर्थ अपना एक चक्कर 365 दिन 1/4 में जो कंप्लीट करती है, वो उस चक्कर जिस पाथ पे घूमती है उसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। आपने देखा होगा ऑर्बिटल प्लेन, जो ग्रह होते हैं, जो प्लेनेट होते हैं, उनकी एक विशेषता होती है कि उनका एक फिक्स्ड पाथ होता है, एलोंगेटेड पाथ होता है, दीर्घ वृत्ताकार, जिसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। अब इसी में देखें कि पृथ्वी का जो एक अक्ष है वो काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी, हमने ग्लोब बताया था आपको, इस तरह ग्लोब था। हमने कहा था ये जो रेखा है ये काल्पनिक रेखा है। ये जो अक्ष होता है, एक्सिस होता है, ये क्या होती है? ये काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है। ये सच में नहीं होती है। अर्थ में कोई ऐसा नहीं है कि अर्थ के बीच में से कोई लाइन गई हुई है।
ये क्या है, सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है, आकार इसका गोले के समान होता है। ऑर्बिटल प्लेन का जो आकार होता है, ये ऑर्बिटल प्लेन है, इसका जो आकार होता है, मतलब जब अर्थ ऐसे, ये गोले के समान आकार है, अर्थ ऐसे घूमती रहती है इस पर पूरा एक चक्कर, यहाँ सन है बीच में, ऐसे अर्थ अपना एक राउंड पूरा करती है। वो 365 सही 1/4 दिन, 1/4 दिन का मतलब होता है कि अगर 24 आवर्स का एक दिन होता है तो 1/4 करेंगे तो 6 आवर, 6 आवर हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि हर साल इतने दिन का मतलब 4 साल बाद ही लीप ईयर क्यों होता है, तो आपको पता हो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता था उसमें पहले फेब नहीं था, फरवरी जो था वो लास्ट वाला मंथ था, लास्ट में उसको जोड़ा गया था सबसे लास्ट में। तो होता क्या था कि 1/4 को अगर हम करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 1/4, 4 बार 1/4 प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 6 घंटे का हो गया, 6 का 4 बार करेंगे तो 4 24 हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। उसके 4 साल बाद जाके चौथे साल में क्या होता है कि जो फरवरी है वो 29 का होता है, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है और उस दिन को किस में ऐड कर दिया जाता है, फेब में ऐड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। उसके बाद हम देखते हैं कि इस समय में सूर्य की जो रोशनी होती है सीधे, अब ये सीजनल चेंजेस में जाके हम देखेंगे, रोटेशन रेवोल्यूशन में जाके हम देखेंगे। कक्षीय समतल जो इसका होता है, कक्षीय समतल आपने देखा होगा कि अर्थ होती है, ये अर्थ है, हमने कहा कि ये टिल्टेड है, कितना 23.5 डिग्री अपने उस पर टिल्टेड है, ये इसका ऑर्बिटल प्लेन है। अब जो इसके बीच जो कॉर्ड बनता है, जो भी एंगल बनता है वो 66.5 डिग्री का बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि ये ऐसे 90 है, ठीक है, ये सीधा करेंगे तो 90 है, और लेकिन हमने बताया 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो 90, अगर 90 में से 23.5 डिग्री माइनस करेंगे तो 66.5 डिग्री निकल के आएगा। इसी के बाद अब हम एक एक करके देखते हैं कि रोटेशन क्या होता है और रेवोल्यूशन क्या होता है, इनकी काम क्या होते हैं। फिगर से देखेंगे पूरा आप ही समझ आएगा, आशा करता हूँ आपके बहुत अच्छे से समझ आएगा। अर्थ क्या होती है, दो तरह से मोशंस होते हैं, एक रोटेशन होता है, एक रेवोल्यूशन होता है। ये हमारी अर्थ हो गई, ये आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर, आपको बताइए। एक अर्थ क्या होती है, जैसे और एक चीज़ देखिए, अर्थ हमारी झुकी हुई है, लेकिन जो एक बीच में सर्कल जो डिवाइड होता है, जो अर्थ को के मतलब दिन और रात में बांटता है, क्योंकि एक बॉल की तरह होती है ना अर्थ बॉल की तरह होती है, तो सन के सामने तो एक ही हिस्सा आएगा, जो हिस्सा सन के सामने रहेगा उसमें दिन रहेगा, जो हिस्सा सन के पीछे रहेगा मतलब जहाँ सनलाइट नहीं जाएगी उसमें रात, क्योंकि दोनों साइड एक साथ रोशनी नहीं जा सकती, क्योंकि आकृति इसकी बॉल जैसी होती है, बॉल गोल होती है। अगर मैं लाइट जलाऊँ, टॉर्च बॉल है, टॉर्च मारता हूँ इस पर तो सामने की तरफ उजाला जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। ऐसे ही एक जो सर्कल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, इसको प्रदीप्ति व्रत कहते हैं, प्रदीप्ति हाँ प्रदीप्ति व्रत ही कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सर्कल ऑफ इंक्लिनेशन प्रदीप्ति व्रत। प्रदीप्ति व्रत अगर कोई पूछे तो क्या होगा कि द सर्कल दैट सर्कल डिवाइड द अर्थ इन टू पार्ट्स मीन्स वन साइड डे एंड अनदर साइड इज नाइट। जब एक साइड में दिन रहेगा, एक साइड में नाइट रहेगी, उसको जो डिवाइड करेगा जो सर्कल, जहाँ से अब क्या होता है कि हमारा अर्थ, आपने देखा हो प्राइम मेरिडियन दिया हुआ है, लेकिन प्राइम मेरिडियन हमारा सीधा थोड़ी ना आएगा। अब देखिए जैसे अर्थ टिल्टेड है 23.5, तो प्राइम मेरिडियन भी तो टेढ़ा रहेगा ना, लेकिन अर्थ पे तो इधर की साइड, आपने देखा होगा इधर की साइड आएंगे, सनलाइट इधर आएगी तो इधर नहीं आएगी, सामने से इधर से हम डालेंगे तो इधर ही रहेगी ना। ये जो सर्कल ऑफ इंक्लिनेशन है जो इसको डिवाइड कर रहा है अर्थ को डे एंड नाइट में, इसी से क्या होता है, इसी सर्कल ऑफ इंक्लिनेशन से हमारा अर्थ डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, जिधर एक तरफ दिन रहता है एक तरफ नाइट रहती है, तो इसी को प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। ये रोटेशन हो गया। रोटेशन में इससे ज़्यादा आपको जो भी बताने लायक कुछ है नहीं, आपको एक वीडियो हॉट टॉपिक्स में डाली हुई थी रोटेशन रेवोल्यूशन की, आप उसे भी जाके प्रेफरेंस में देख सकते हैं। इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसमें कुछ है नहीं। ऑर्बिटल प्लेन आपको बताया, ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है,
ऑर्बिटल प्लेन ये वाला प्लेन जिस पे ये घूमती है, अर्थ अपना एक चक्कर अपना पूरा सन के आसपास घूमती है। आपको बताया था कि प्लेनेट के जो ग्रह होते हैं उनकी एसेंशियल्स आपको पता है, एसेंशियल्स में ये आएगा कि ऑर्बिटल प्लेन। हमने आपको बताया था कि ऑर्बिटल प्लेन एसेंशियल होता है क्योंकि उसका एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसको एलोंगेटेड पाथ, दीर्घवृत्ताकार कहा जाता है। अब देखेंगे रेवोल्यूशन देखें, या हम देखेंगे ग्लोब सर्कल ऑफ इंक्लिनेशन। आपको बताया सर्कल ऑफ इंक्लिनेशन वो सर्कल होता है जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक तरफ सॉरी, तो दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक तरफ दिन होगी एक तरफ रात होगी। जो सूर्य के सामने वाला हिस्सा होगा उसमें दिन होगा, सूर्य के पीछे वाला जो हिस्सा होगा उसमें रात होगी। जो ये रोटेशन होता है, रोटेशन से होता क्या है कि मैंने दिन रात बताया, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है दैनिक गति। दैनिक का मतलब होता है प्रतिदिन होने वाली जो गति होती है उसे दैनिक गति कहते हैं। इसको हम दैनिक गति के नाम से भी जान सकते हैं, दैनिक गति भी इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि जो अर्थ हमारा पूरा एक राउंड लगाती है, ये पूरा घूमती है ये 24 आवर्स में, लेकिन जब रेवोल्यूशन की बात आएगी तो 3 ये इतना होता है, मतलब 365 दिन प्लस 6 आवर। लेकिन हम 6 आवर को यहाँ से हटा देते हैं अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा ऑड लगता है, 365 कहते हैं, लेकिन ये 6 घंटे जुड़ते जाते हैं 4 साल बाद पूरे 24 घंटे हो जाते हैं, दिन एक बन जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि 4 साल बाद जो फेब आता है, फेब वो 29 का होता है। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में फेब जो लास्ट मंथ है, इसलिए लास्ट जो डे ऑड डे जो ऐड होता है उसे फेब में हम ऐड कर देते हैं। तो इसके बाद अब अगर आपको बताया जाएगा तो रेवोल्यूशन पे हम आ जाते हैं। रोटेशन में बस इतना ही था, रोटेशन में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको दिन और रात देखना है, इंक्लिनेशन सर्कल देखना है, इससे क्वेश्चंस आपके में भी बन सकता है। अब देखिए रेवोल्यूशन भी मैंने आपको बता रखा है कि रेवोल्यूशन क्या होता है। रेवोल्यूशन आपको बता दिया 365 दिन में जब पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर पूरा करती है तो उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। अगर मैं आपसे इस डायग्राम के माध्यम से बताऊं तो मैंने बताया था कि सेंटर में सन होता है, पृथ्वी पूरे इस तरह आपने देखा भी होगा, आपको बता चुके हैं। ये क्या हो गया, ये रेवोल्यूशन हो गया अर्थ का, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, इक्वेटर। ये लाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि इससे आपको इजी होगा समझने में। 0 डिग्री। अब आप ये तो समझ जाएंगे कि ऊपर वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, बीच में इक्वेटर है। अब देखेंगे क्या कि हमारा जो देश है वो नॉर्थ पोल मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो हम अपने देश के हिसाब से अगर इसको देखेंगे कौन सा इक्विनॉक्स कहाँ है, इक्विनॉक्स कहाँ है, समर सोलस्टिस, विंटर सोलस्टिस, हमारे यहाँ गर्मी कब रहेगी, अत्यधिक ठंड कब रहेगी, हाँ इसमें कितना कितना गैप होगा, कहाँ। अब देखिए ये 3 मंथ बाद ये चेंजेस होंगे, 3 मंथ बाद चेंजेस होंगे, क्या चेंजेस होंगे, कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे देखने की हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि नॉर्थ पोल में जब ये डे होगा 22 दिसंबर। अगर आपसे कोई कहता है कि बड़ा दिन कब होता है तो आप कहते हैं 25 दिसंबर। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, 25 दिसंबर सबसे बड़ा दिन हो ही नहीं सकता। 25 दिसंबर क्या होता है, क्रिसमस डे होता है, और हम पता नहीं किस हिसाब से बड़ा दिन कहते हैं, क्योंकि हाँ बड़ा दिन होता कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन हो सकता है क्योंकि वो साउथ पोल में आता है। आपको पता भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में क्रिसमस डे मनाया जाता है, बड़ा दिन वहाँ हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून होता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट इक्वेटर पे फॉल होती है। 21 जून जो होता है वो हमारे यहाँ सबसे बड़ा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स होती हैं, और 21 जून हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है। इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 22 दिसंबर होता है हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन ना होकर सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन यहाँ क्या होता है, छोटे दिन छोटे रात होती है, यहाँ से यहाँ तक आएगा। जब इक्विनॉक्स की कंडीशन होती है, विषुव की कंडीशन होती है, अगर आपसे पूछे कि इक्विनॉक्स की कंडीशन कब होती है तो आप बताएंगे कि यहाँ 21 मार्च
23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर 21 मार्च को क्या होती है कि इक्विनॉक्स की कंडीशन होती है, विषुव की कंडीशन होती है, जब दोनों टाइम अगर यहाँ देखेंगे तो नॉर्थ पोल में स्प्रिंग सीजन हो रहा होगा और साउथ में ऑटम। यहाँ देखेंगे तो नॉर्थ में ऑटम होगा और साउथ में ये इसे देखेंगे 21 जून। अगर पहले यहाँ देखेंगे तो जो सनलाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधी डायरेक्ट फॉल हो रही होगी, कैंसर तक थोड़ी तिरछी जा रही होगी, स्लैंटिंग लाइन जा रही होगी, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ ठंड का मौसम होगा। तो हमारे यहाँ जो होगा वो होगा विंटर सोलस्टिस, मतलब शीत अयनांत, हिंदी में बोलेंगे विंटर सोलस्टिस होगा हमारे यहाँ ठंड पड़ रही होगी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 3 महीने बाद 21 मार्च को हम जब इक्वेटर पे डायरेक्ट फॉल्स होगी सनलाइट, तो वहाँ जाके जो कंडीशन हो जाएगी वो इक्विनॉक्स की हो जाएगी, विषुव की कंडीशन हो जाएगी। वहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग सीजन होगा नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में ऑटम सीजन होगा। ऐसे ही आपको देखा होगा कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल को हम देखें तो एक पोल पे हमेशा 6 महीने तक दिन रहता है, एक पोल पर 6 महीने तक रात रहती है। उसमें यही कंडीशन होती है कि अर्थ अपने भी एक्सिस पे घूम रही है और अर्थ क्या कर रही है, रेवोल्यूशन भी कर रही है, रेवोल्यूशन कर रही है। अभी यहाँ से देख रहे थे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जा रहा है सनलाइट, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर इस पे साउथ पोल पे जा ही रहा होगा। यहाँ से यहाँ आ जाएंगे फिर भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से थोड़ा थोड़ा नीचे होता जाएगा और साउथ पोल पे जाएगा, नॉर्थ पोल पे नहीं जाएगा। नॉर्थ पोल जो है हमारा उत्तरी ध्रुव है, उस पर अब भी रात होगी और यहाँ से यहाँ तक जब तक चल के आएगा तब तक रात ही रहेगी। रात क्यों रहेगी, क्योंकि सनलाइट जो है यहाँ ही पीछे की साइड ही आएगा। अब भी देखिए इक्वेटर पे जाएगा इधर की साइड से, फिर भी ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जा एक्सपेंड होता है, यहाँ से जाएगा जैसे ही यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या रहेगा, जो साउथ पोल है उस पर क्या रहेगा, दिन रहेगा। यहाँ से चेंजेस होगा, यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ पोल पे दिन रहेगा। तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात का भी कॉन्सेप्ट यही होता है। अगर यहाँ से हम चलेंगे 22 दिसंबर को हमने देखा हमारे यहाँ शीतकाल, शीत अयनांत है, शीत अयनांत से यहाँ आए स्प्रिंग आया, यहाँ आए समर आया, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ ऑटम सीजन आएगा। या रेवोल्यूशन को आपको मैंने बताया था सीजनल चेंजेस होता है, ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ इसको समझने लायक, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लायक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आपको बहुत ही इजी वे में क्या पूछ सकता है, आपसे इक्विनॉक्स पूछ सकता है, एक विषुव की कंडीशन, विषुव कब होता है। आपने देखा होगा कि यूपी SSC पैट का पेपर होता है, उसमें पूछा गया था कि उसमें क्वेश्चन यहीं से उठाया गया था। ऑप्शन दिए हुए थे कि इन निम्नलिखित ऑप्शन में से या निम्नलिखित में से विषुव किस दिन, विषुव का जो कंडीशन होती है विषुव किस दिन होता है। तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे 21 जून, 22 दिसंबर और 21 मार्च और 23 जून करके ऐसा कुछ ऑप्शन था। तो जिसमें से 21 मार्च एकदम करेक्ट ऑप्शन था। पिछले ये अभी इससे पहला वाला जो पैट हुआ था फर्स्ट टाइम उसमें, और उसमें से एक और क्वेश्चन उसमें पूछा गया था ज्योग्राफी से। वो क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश, कोस्टल पूछा था, कोस्टल से पड़ोसी देश नहीं है, नेपाल करके ये चीन भूटान जो भी है सारे उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे। कोस्टल वाला पूछा था, कोस्टल वाला निम्नलिखित में से नहीं है। 4 दिए थे। कोस्टल में क्या होता है कि लैंड बॉडी से कनेक्टेड नहीं होता, जो पानी से कनेक्टेड होता है। उसमें मालदीव्स दिया हुआ था, श्रीलंका दिया हुआ था ऑप्शन में, म्यांमार दिया हुआ था और दिया हुआ था इनमें से कोई नहीं। कनेक्टेड नहीं है पूछा था और लिखा हुआ था कि इनमें से कोई नहीं, जिसमें म्यांमार होता। ये यूपी SSC पैट के पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ये इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन आप रीडिंग करने के बाद इस क्लास को देखिएगा या क्लास करने के बाद रीडिंग करिएगा, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NCERT की रीडिंग जब तक नहीं करेंगे आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ अच्छे से नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। रोटेशन रेवोल्यूशन आप पिछली भी क्लास में देख सकते हैं। इसको मैंने ब्रीफ इसीलिए करा है कि इसके लिए क्लास हम पहले कर चुके हैं, वो इम्पोर्टेंट क्लास बहुत अच्छे से आपको उसमें समझाया गया था। ये क्लास ब्रीफ इसीलिए, छोटी क्लास इसीलिए करी है। अगला चैप्टर हमारे इसमें NCERT में जो अगला चैप्टर होगा देख लेते हैं कौन सा है। अगला चैप्टर मानचित्र है। मानचित्र का मीन्स अगला चैप्टर इसमें है मैप। मैप क्या होता है, कितने टाइप के मैप होते हैं? मैप 3 टाइप के होते हैं। पॉलिटिकल होता है, फिजिकल होता है, थीमेटिक होता है। इसको मैं ब्रीफ आपको बताना चाहूँ तो पॉलिटिकल मैप वो होता है जिसमें कंट्रीज़ के बारे में, स्टेट के बारे में पता करते हैं, जिसमें मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री के बारे में पता होता है। फिजिकल होता है लैंड बॉडी, जितनी भी फिजिकल लैंड बॉडीज़ होती हैं, जैसे ओशियन है, सी है, पहाड़ है, पर्वत है, पठार है,
नदी है, इन सब के बारे में फिजिकल मैप में पता चलता है। थीमेटिक मैप किसी एक चीज़ के बारे में, जैसे कहीं फसल दिखा रहा है तो फसल, गेहूं की फसल के बारे में बताएगा। तो ये 3 तरह के मैप होते हैं जिसमें हमें सिम्बल्स का, स्केल्स का और भी चीज़ों का यूज़ करना होता है। तो वो अगली क्लास में हम मैप के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और मैं आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा जीएस का। अभी हमारे पास पेपर आएगा तो उसका भी एनालिसिस लेके हम आपके सामने आएंगे। जीएस का एनालिसिस हम लेके आएंगे और लॉ का एनालिसिस सर आएंगे, रोहित सर, जब भी वो भी पेपर देने गए हुए हैं, पेपर दे के आएंगे तो वो भी आपके लिए एनालिसिस लेकर आएंगे। आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा और ये भी आशा करता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। आपसे बस एक ही लास्ट में मेरी डेली दरख्वास्त रहती है, आप कृपया पानी बचाइए, पेड़ पौधे लगाइए, जितना हो सके अपने आसपास साफ रखिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ मैं इस क्लास को आज यहीं रखता हूँ। अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे।